जन चेतना चैनल के सभी दर्शकों को मैं मुकुल गोयल एक बार फिर से नमस्कार और अभिवादन करता हूं और आज एक नए विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी आजकल अपने बयानों के लिए चर्चित हैं और उन्होंने निशाना अपरोक्ष रूप से प्रधानमंत्री श्री मोदी को बना रखा है। प्रश्न यह उठता है कि क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को आरएसएस मोहन भागवत अपने उंगलियों पे नचा सकते हैं? इसी बात का विचार विमर्श करने के लिए आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। यह मामला शुरू करता हूँ सन 2013-14 से, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और एक अघोषित नियम पार्टी ने बनाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, पार्टी ने बनाया, जो कि एक अनरिटन कोड था कि 75 वर्ष के ऊपर कोई पद मंत्रालय में या सरकार में नहीं दिया जाएगा। और इसी को चलते श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी सांसद तो चुने गए 2014 में, लेकिन उनको कोई मंत्री पद नहीं दिया गया। उनको तो मार्गदर्शक मंडल में रखा गया। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन कुछ लोगों ने, जिसमें कि एक यशवंत सिन्हा, जिनको इसी प्रकार से रिटायर, उन्होंने इसका विरोध करा और वो पार्टी से अलग हो गए। तो यह सिलसिला कहां से शुरू हुआ है? और ये आरएसएस और बीजेपी का जो कंबाइंड फॉर्मूला था कि 75 वर्ष के बाद आप रिटायरमेंट ले लें, एक्टिव पॉलिटिक्स में ना रहें, सक्रिय राजनीति में ना रहें, ये कहां से आया? थोड़ा सा जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि यह जो फॉर्मूला है, ये श्री रतन टाटा ने 1990 के आसपास लागू किया था अपनी कंपनियों में। टाटा स्टील उस समय सबसे बड़ी कंपनी थी, बीएसई सेंसेक्स में सबसे ज्यादा उसका वेट था। टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रूसी मोदी कई वर्षों से थे और जमशेदपुर में भगवान की तरह पूजे जाते थे। लेकिन टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन रतन टाटा उस समय थे। जेआरडी टाटा का जब जीवन था, जब वो जीवित थे, उनके सामने की बात है, ये डिसीजन हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कि 75 वर्ष के बाद जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, उनको रिटायर होना पड़ेगा। काफी कंपनियां थी टाटा की। टाटा स्टील के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे रूसी मोदी, उन्होंने विरोध का और वो खुल के रतन टाटा और उनकी जो वाकयुद्ध हुआ, यह सब डॉक्यूमेंटेड है, आप उस समय के अखबारों में देख सकते हैं। मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो 75 वर्ष की जो एज का फॉर्मूला था, यह आरएसएस और बीजेपी ने उससे इंस्पायर होकर ही उठाया था। खैर, दोबारा टाटा स्टील पे आता हूं। अंतिम निर्णय यह हुआ कि रूसी मोदी जी ने इस्तीफा देना पड़ा और कुछ जो और कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जैसे दरबारी सेठ टाटा केमिकल थे, उन्होंने स्वतः ही इस्तीफा जब 75 वर्ष के वो पूरे हुए दे दिया। इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि जब 2012-13 में रतन टाटा स्वयं 75 वर्ष के हुए, तो उन्होंने स्वतः ही उस ट्रेडिशन को फॉलो करा और वो कंपनी में पदमुक्त हो गए। उन्होंने डे टू डे जो कार्यकलाप थे कंपनी के, उससे अपने आप को रिटायर कर लिया और दूसरे लोगों को कमान दी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो नियम बनाया गया था, जो अघोषित नियम है, कहीं पे रिटन नहीं है, यह बहुत सोच समझ के और उसके अच्छे परिणाम जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पार्टी ने देख लिए, तब यह बनाया गया था। अब मुद्दा यह है कि आगे क्या होना है। 2019 में भी हमने देखा कि सुमित्रा महाजन जी, जो कि लोकसभा की स्पीकर 2014 से 19 रही, उनको पार्टी ने 2019 में टिकट देने से इनकार कर दिया, सिर्फ इसी बात पे कि वो वृद्ध हो चुकी हैं। उन्होंने काफी दिन पॉलिटिक्स में या राजनीति में बिताए हैं। अब नई सोच, नया युवा नेतृत्व को आना चाहिए उनकी जगह पे। तो ये जो सक्सेशन प्लान है बीजेपी का, ये ऐसा नहीं है कि नहीं चलता। सबका विचार रहता है कि भाई जो पुराने नेता हैं, जब वो एक सर्टेन एज पे आ जाएं, तो वो राजनीति में ना रहे। मेरा यह मंतव्य है कि यह बीजेपी में कोई नई कल्चर नहीं है, पुरानी कल्चर है। आपको याद होगा 2009 में भी जब लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव हार गई थी, मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बन गए थे, तो आरएसएस ने इंटरवीन किया था और नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज को उन्होंने बनवाया, उस पर जोर दिया और लालकृष्ण आडवाणी जी से कहा कि आप हट जाइए, क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी है। अब ये जो नेता प्रतिपक्ष का जो भार है, ये किसी युवा के कंधे पे डालना चाहिए। स्वास्थ्य कारणों की वजह से ही अमेरिका में नवंबर में चुनाव होने वाला है राष्ट्रपति पद का। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार पहले
डिक्लेयर करे गए श्री जो बिडेन। लेकिन फिर जब पार्टी ने, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उन्होंने ये देखा कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार श्री डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पूर्व में राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका नामांकन हुआ है, तो उन्होंने, और स्वास्थ्य कारणों के कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिससे लगा कि श्री जो बाइडेन, जो 81 वर्ष के हो चुके हैं, उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। तब पार्टी ने मजबूर होकर उनको हटा के आज की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। और अब वो, जो एक तरीके से समझा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जी की एक तरफा जीत है, वो उस पे अब कुठाराघात हुआ है। अब बराबर की 50-50 की फाइट सामने आ रही है। मतलब कमला हैरिस ने, जो कि 60 साल की उम्र में युवा नेता के रूप में उभरी हैं, वो अच्छी टक्कर डोनाल्ड ट्रंप को दे रही हैं और हो सकता है वो जीत भी जाए। तो ये जो उम्र का मसला है और जो स्वास्थ्य का मसला है, इसको समग्र दृष्टि से भारतीय राजनीति में भी हमें देखना पड़ेगा कि कुछ लोग ऐसा प्रचार करना चाह रहे हैं 2029 में भी हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या ये जो नारा है, इसमें कुछ वजन है या आप भी ऐसा सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दीजिए कि आपका इसमें क्या मानना है। अब प्रश्न यह उठता है कि 2024 के चुनाव तो हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़े और इस 17 सितंबर को श्री नरेंद्र मोदी जी 74 वर्ष के हो जाएंगे। लेकिन अब जो पार्टी का नेतृत्व है, खासतौर से जो नड्डा जी और अमित शाह जी या और इनके कुछ और ग्रुप के लोग, यह अपना फीलिंग देते हैं जनता को या पत्रकारों को या मीडिया में कि 2024 तो छोड़िए, 2024 में तो नरेंद्र मोदी जी बनी गए, 2029 का चुनाव भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत इसकी इजाजत देंगे? क्या उनके लिए नियमों को पलटा जाएगा? नियम भले ही अघोषित है, लेकिन एक प्रथा, एक ट्रेडिशन, एक प्रैक्टिस तो है। सवाल यह है कि क्या यदि नरेंद्र मोदी जी को दोबारा 2029 में चुनाव लड़ाया गया, तो फिर जो बाकी युवा नेता हैं वो कब तक इंतजार करेंगे? श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं या श्री शिवराज सिंह चौहान हैं या श्री नितिन गडकरी हैं या एक असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, ये 4 लोग तो निश्चित ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि इन 4 में से कोई आगे बढ़े और नेतृत्व को बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर संभाले। इसमें एक सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता घटती भी प्रतीत हो रही है? थोड़ा सा तो हमें ये मानना ही पड़ेगा कि कितने ही अच्छे चाहे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए पिछले 10 वर्षों में। देश का सम्मान वैश्विक स्तर पे इतना ज्यादा बढ़ा, आर्थिक उन्नति इतनी हुई, उनकी पॉलिसी जो मेक इन इंडिया थी वो कितनी मजाक लोगों ने बनाई, लेकिन आज उसका रंग हम देख रहे हैं। जितना पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, डिफेंस सेक्टर में हमारी जितनी भी कंपनियां हैं, उन पे ऑर्डर्स की भरमार है। हम हथियारों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम तमाम चीजों को और भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेक इन इंडिया इज ए हिट। और भी जैसे कि जन धन योजना में उन्होंने इतने सारे खाते खोले, स्वच्छता अभियान इतना बड़ा चला, तो इन सब चीजों में तो नरेंद्र मोदी जी बहुत पॉपुलर हुए हैं और काम भी बहुत अच्छे किए हैं। आज तक 10 वर्ष में उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है, ये भी सर्वमान्य है। लेकिन सवाल यह है कि 2019 का चुनाव जो नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से 5 लाख वोटों से जीतते हैं, वही चुनाव 2024 में जब होता है तो वो सिर्फ उनका जो जीत का अंतर है वो मात्र 1.5 लाख वोट ही रह जाता है। अब प्रश्न यह है कि क्या मोदी जी की लोकप्रियता घट रही है या नहीं घट रही? ये तो आने वाला समय ही बताएगा, या आप लोग डिसाइड करेंगे। प्रश्न यह है कि यदि लोकप्रियता घट रही है तो क्या बीजेपी का नेतृत्व या आरएसएस इस बात की इजाजत देगा कि आगे भी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ही लेके हम चुनाव लड़ते रहें? अभी कई सारे राज्यों में चुनाव होना है। हरियाणा की तो डेट आ चुकी है, महाराष्ट्र में चुनाव होना है, फिर नवंबर में बिहार में भी चुनाव होना है और मार्च के महीने में दिल्ली में भी चुनाव होना है। क्या इस बार के ये जो राज्य के चुनाव भी पिछले वर्षों की भांति सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे लड़े जाएंगे? मेरा ऐसा मानना है कि यह प्रश्न का निवारण अब होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी क्या राय है? इन राज्यों के चुनावों को छोड़ दीजिए, क्या 75 वर्ष के बाद जो ये नियम बनाया गया था यह लागू होगा या इसके उलट जाके एक एक्सेप्शनल केस की तरीके से आगे भी 2029 तक हम मोदी जी के नेतृत्व में ही चलते रहेंगे, या 2029 का चुनाव भी क्या मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।